नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एमसीक्यू के एपिसोड में। आप लोग जानते हैं कि रोज हम लोग एक बार मिलते हैं 10 मिनट के लिए और हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन के अखबार, आज के दिन की खबरों से मैं आपको 4, 5, 7 जितने भी एमसीक्यू ढंग के हो पाए 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर उतने मैं आपको करा दूं, ये मेरा एक प्रयास रहता है। तो आज 15 नवंबर है। जल्दी से आज का सुबह का हिंदू का क्लास मैं मानता हूं कि आप सभी ने किया होगा। जल्दी से एक बार आज के एमसीक्यूज पे नजर डालते हैं, लेकिन उस पर नजर डालने के पहले मुझे आपको बताना है कि देश का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, देश का सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा जो है वो आपके लिए आ गया है। अनअकैडमी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है, स्कॉलरशिप एग्जाम, ये जो है आपके सामने आ चुका है। इससे जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है ये। आपको आपके पूरे तैयारी की एकदम सही तरीके से परीक्षा करेगा, आपको रैंक देगा, आपको कमियां बताएगा और इतने सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं। इससे जुड़ने का, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तुरंत ही इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। इनमें से असत्य कथन पहचानिए। उपचुनाव किसी विधानसभा या लोकसभा में सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के कारण कराए जाते हैं। तो उपचुनाव क्या होते हैं? बाई इलेक्शन। अभी अभी जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, उनके साथ काफी सारे जगहों पर उपचुनाव भी कराए गए। तो उपचुनाव क्यों कराए जाते हैं कि भाई आमतौर पर क्या होता है कि कहीं पर जो है किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या फिर जो है किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो इस तरह की चीजें जो हैं इसको उसके कारण ये किया जाता है। ठीक है। उपचुनाव में जीते हुए व्यक्ति को बचा हुआ ही कार्यकाल मिलता है। यानी कि मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल था, 2 साल का कार्यकाल कोई पूरा कर चुका था, उसके बाद किसी की मृत्यु हो गई या किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो जो 3 साल का कार्यकाल बचा है, जो उपचुनाव में जीत के आएगा, उसको खाली उतना ही टाइम मिलेगा। ये दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। ये बात सही है कि भाई कोई सदस्य अगर मर जाता है या इस्तीफा देता है तो उपचुनाव कराए जाते हैं और जो बचा हुआ कार्यकाल होता है वही आपके सदस्य को मिलता है, वही उस सदस्य को प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें क्या है, अब देखिए इंपॉर्टेंट गलती क्या है यहां पर पूछा क्या गया है, असत्य कथन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें पूछा गया है आपसे इसमें से झूठ क्या है, इसमें से गलत क्या है। तो चूंकि दोनों कथन सत्य हैं तो आपका जवाब हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। डी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कॉमन गलती है। हमेशा चेक कीजिए कि आपसे क्या पूछा गया है, कि कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। इसको आपको हमेशा इवैल्यूएट करना है, इसकी जांच हमेशा करनी है। ये बहुत कॉमन गलती है। हर साल बच्चे 2-3 सवाल इसमें गलत करके आते ही हैं। आपको नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए अगला सवाल। भारत में डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार इनमें से किसके पास होता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल, गृह मंत्रालय या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? तो भाई ये आपका अधिकार जो है ये राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है, उसके पास ये अधिकार होता है। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो आपका ये पूरी प्रक्रिया है, ये जो एक सिस्टमिक चीज है कि जो ये लाल किले पर जो बम धमाके हुए हैं, उसमें लाल किले के सामने जो बम धमाके हुए हैं उसमें बहुत सारे डॉक्टर इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने उन सभी डॉक्टरों के मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिए हैं अगली सूचना तक। तो मेडिकल लाइसेंस रद्द होने का परिणाम क्या होता है कि ये डॉक्टर अब देश में कहीं भी कोई मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी एक डॉक्टर की तरह ये ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है वो इस तरह से काम करती है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर इनमें से क्या है? ऑपरेशन सदर्न स्पीयर आज न्यूज में है, आज के द हिंदू में है। क्या है वही ऑपरेशन सदर्न स्पीयर? अमेरिका का साउथ अमेरिका में ड्रग्स के खिलाफ अभियान, चीन का ताइवान के खिलाफ अभियान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में अभियान या सूडान का साउथ सूडान के खिलाफ अभियान? इनमें से ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है वो क्या है, ये आपको पता करना है, ये आपको बताना है कि सदर्न स्पीयर जो है वो क्या है। तो भाई ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है वो आप हमेशा याद रखें कि अभी क्या हुआ है अमेरिका में। जो अमेरिका के विदेश मंत्री है पीट हेग्सेथ, उन्होंने जो है ये घोषणा करी है कि भाई वो क्या करने वाले हैं, अमेरिका की सरकार जो है वो लैटिन अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका में ड्रग्स के जो व्यापार है, जो हमने देखा कि कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, उनके खिलाफ वो लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। तो भाई उसके खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर रही है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। तो ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर बेसिकली अमेरिका लेकर आ रहा है, किनके खिलाफ? दक्षिण अमेरिका के देशों के खिलाफ लेकर आ रहा है, ताकि वहां से जो ड्रग्स का मेनेस, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम अमेरिका में आ रही है, उसको टैकल किया जा सके, उसका निपटारा किया जा सके। ठीक है। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला नेता कौन है?
ज्योति बासु, नीतीश कुमार, पवन कुमार चामलिंग या प्रकाश सिंह बादल। तो भाई ये सभी लोग जो हैं ये कई कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इनमें से बहुत लोग लंबे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग के पास 24 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके जो कार्यकाल थे वो कंटिन्यूअस थे, वो लगातार थे, निरंतर थे, इसलिए उन्होंने उतनी बार शपथ नहीं ली। सबसे ज्यादा 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है, ये याद रखिएगा। और अगर अभी एक बार दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि बिहार में एनडीए विजयी रहा है चुनाव में, तो अभी ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो करीब 18 साल से ज्यादा से नीतीश कुमार साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अब 18 साल में 9-10 बार शपथ, मतलब क्योंकि कई बार उनकी सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, 1-2 बार उन्होंने जो है गठबंधन को बदला, उस कारण से भी उनको इस्तीफा देकर दोबारा शपथ लेनी पड़ी। इस तरह की चीजें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन ये आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार साहब जो है ऑलरेडी 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और अगर इस बार भी वो मनोनीत किए जाते हैं मुख्यमंत्री के पद पर, तो एक बार और यानी कि 10 बार का एक नया रिकॉर्ड वो स्थापित करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लाई चिंग ते इनमें से किस देश के राष्ट्रपति हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस या ताइवान? इसका जवाब है ताइवान। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि चीन और ताइवान के संबंध जो है उनमें गिरावट आ गई है, और खास तौर पे उसमें और ज्यादा गिरावट इसलिए भी आ गई है कि भाई इसमें पूरी प्रक्रिया में अमेरिका जो है वो चीन का, माफ कीजिएगा, अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ उतर आया है। अमेरिका ने कहा है कि वो ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करेगा, ताइवान को अस्त्र शस्त्र प्रदान करेगा, जिसके कारण जो है क्या होगा कि भाई इसमें ताइवान को एक शक्ति मिलेगी। और अमेरिका के इस कदम की चीन ने कड़ी निंदा की है। चीन ने कहा है कि यह हमारी संप्रभुता पर खतरा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। जब से ताइवान में लाई चिंग ते, या फिर जिनको विलियम लाई भी कहा जाता है, जब से इनकी सरकार बनी है, तब से चीन के प्रति चीन का जो एक रवैया है वो और कठोर हुआ है, क्योंकि लाई चिंग ते चीन विरोधी माने जाते हैं ताइवान की राजनीति में। तो ऐसे में चीन और ताइवान के संबंधों में और गिरावट आई है, ये हमको देखने को मिलता है। और ये क्योंकि इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, तो 2 बड़ी शक्तियां इसमें एक साथ इन्वॉल्व है, तो इसको लेकर एक बड़ा हम ये कह सकते हैं विवाद आने वाले दिनों में हो सकता है, इस बात की संभावना है। चलिए, इनमें से कौन से देश होर्मुज की खाड़ी पर स्थित हैं? देखिए, मैप वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। जब भी कोई लोकेशन देखें, इसका ट्रिक यही होता है, जब भी कोई लोकेशन देखें हमेशा मैप खोल लें, एक बार एटलस खोल लें, देख लें, बहुत ज़रूरी है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है ना जी, ये आपका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। अगर आप हॉर्मुज की खाड़ी पर इनमें से कौन से देश स्थित हैं? ईरान और ओमान, ओमान और यूएई, ईरान और सऊदी अरब, और ईरान और यमन। तो अगर आप हॉर्मुज की खाड़ी देखेंगे तो उसके उत्तर में तो ईरान है ही है, ये बात सही है। दक्षिण में यूएई भी है, और एकदम, लेकिन जो कोना है, जो टिप है जहां पे हॉर्मुज की खाड़ी है, वहां पर वास्तविकता में ओमान है। तो ईरान और ओमान इसका सही जवाब हो गया, ए आपका इसमें सही उत्तर हो गया। तो इस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज का स्कॉलरशिप टेस्ट जो हो रहा है वो 23 तारीख को हो रहा है। सुबह 11 बजे है, शाम को 5 बजे है। रजिस्टर कीजिए और जो है एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए उसकी, और पूरी तरह से उसमें जुट जाइए। ये अपने आप में बहुत आवश्यक है। ये टेस्ट आपको एक सही पर्सपेक्टिव देगा कि आपकी तैयारी किस स्टेज पर है, आप कितना आगे वहां पर पहुंचे हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। इस टेस्ट में एनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी तरह से फ्री है, कोई फीस नहीं है। आज ही जुड़िए, 11 बजे, 5 बजे, जब भी आप फ्री हो 23 तारीख को इस टेस्ट को जरूर दीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।